going to discuss about the reversible and irreversible processes. हम अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, वापस फिर उसी स्टेट में चले जाते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के बाद फाइनल से वापस इनिशियल स्टेट में नहीं आते। हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। सपोज करते हैं कि एक इमेजिन सम प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। हम एक कल्पना करते हैं कि हमारे पास एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसकी अपनी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट का मतलब उसकी अपनी कोई वैल्यू है, प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, और उसके बाद वो वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास फिगर नंबर 1, फिर फिगर नंबर 2। तो फिगर नंबर 1 में आप देखिए कि आपके पास एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, और इस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आप गैस मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, कोई फ्लूइड इसके अंदर है, और शुरू में उसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। यहाँ तक आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द वॉल्यूम V1। तो इसके साथ यहाँ यदि वॉल्यूम V1 है तो उसका जो इस स्टेज के ऊपर उसका जो कोई प्रेशर है, जिसको मैं इनिशियल स्टेट कह सकता हूँ, तो उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। इसका इस स्टेट के ऊपर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और टेम्परेचर T1 है। हम क्या करते हैं, हम इस थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हीट सप्लाई करते हैं। डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो ये हीट सप्लाई टू द सिस्टम से क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप देखते हैं कि ये दो हिस्सों में बंट जाती है, कि ये इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, और ये जो सिस्टम है कुछ काम करेगा। देयर इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सो होने क्या वाला है कि जब आप इसको हीट देंगे तो ये जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज। तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो इस एनर्जी का, जो दी हुई एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगा। बाकी जो बचेगा वो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर काम करेगा। ओके। सवाल ये है कि जब आपका सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, तो मीन्स उसके प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, तो P1 से वो P2 हो जाएगा, वॉल्यूम जो है B1 से B2 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। सवाल यहाँ ये है, हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सवाल यह है कि यदि हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है, तो क्या उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेगा। अब क्या ये भी संभव है कि ये फाइनल स्टेट से जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है बिना इन्वायरमेंट में कोई चेंज किए बगैर वापस इनिशियल स्टेट में आ सकता है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। ओके। बट हमारा जो तजुर्बा है, हमारे डेली लाइफ में हम कुछ एग्जांपल्स की आपके साथ अभी चर्चा भी करने वाले हैं। तो तजुर्बा ये कहता है, एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो नेचर में जितने प्रोसेसेस होते हैं, जो अपने आप होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं, जो अपने आप घटते रहते हैं, वो हमेशा ही इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे पहाड़ से पानी अपने आप नीचे गिर चला आता है, पर नीचे से अपने आप ऊपर नहीं जाता। पानी का अ, पहाड़ से नीचे उतरना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप आता है, आपको कोई इंजन नहीं लगाना पड़ता। पर वो पहाड़ नीचे से वापस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता अपने आप। ओके। आप टेबल के ऊपर एक चाय का गिलास रख, ठंडा गिलास रखते हैं, तो वो अपने आप उसका जो टेम्परेचर जो है वो लोअर हो जाता है और वो कूल हो जाता है, पर वो अपने आप दोबारा से ठंडा गिलास चाय का इन्वायरमेंट से वापस अपने आप हीट लेके गर्म नहीं होता। आप ये समझ रहे हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। कुछ उदाहरण जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किए हैं, चूज किए हैं आपको समझाने के लिए, हम स्ट्रिक्ट रहेंगे उन्हीं एग्जांपल्स के लिए और उसको बताने की हम कोशिश करते हैं। हम उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण आपके साथ ये लिया गया है कि फॉर एग्जांपल के आपके पास एक पतीला है। ये है फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 के ऊपर आप कंसंट्रेट करिए। आपके पास एक पानी का पतीला है और उस पतीले को आप आग के ऊपर रखते हैं। बहुत मज़ेदार बात है। अब जब आपने इसको आग के ऊपर रखा तो इसका जो बेस है, जो बेस ऑफ दिस वेसल विल हॉट अप, ये गर्म हो जाएगा। आप क्या करते हैं, जैसे आपको लगा कि आपको आप आभास है इस बात का कि इसका जो जो तली होगी, जो बेस होगा वो बहुत गर्म हो जाएगा और इसका ऊपर का किनारा बेस के कंपैरिजन में थोड़ा कम ठंडा होगा।
या यूँ कहेंगे कम गर्म होगा। आप क्या करिए कि इस पतीले को यहाँ से उठाइए और किनारे पर रख दीजिए। तो क्या होने वाला है, जो बेस है वो धीरे-धीरे ठंडा होने लगेगा और इसका जो टेम्परेचर है वो पूरे सारे के सारे पतीले में यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप यहाँ से कल्पना करिए, क्या ये संभव है कि दोबारा फिर से इस पतीले का जो ऊपर के हिस्से का तापमान है, दोबारा फिर से घटेगा और बेस अपने आप गर्म हो जाएगा? अब आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ओके? तो ऐसा ही होता है ये जो इर्रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रोसेसेस अपने आप होते हैं, वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। दोबारा इस बेस को अपने आप ये गर्म नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो टेम्परेचर है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक बिना इंजन के ट्रांसफर नहीं हो सकता। बिना सिस्टम के ऊपर वर्क किए हुए टेम्परेचर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक दूसरा उदाहरण हम आपके साथ लेते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि यदि फॉर एग्जांपल आपके पास, इसका हम डायग्राम तो नहीं बनाए हैं, पर आपको आपके साथ वैसे ही हम बात कर लेते हैं कि देखिए अब कंबस्चन या रिएक्शन मिक्सचर का आपके पास पेट्रोल और एयर है एंड वील इग्नाइट इट बाय द स्पार्क। स्पार्क से हम उसको इग्नाइट करते हैं तो पेट्रोल जो है वो जलने लगेगा और पेट्रोल के जलने के बाद क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि थोड़े टाइम के बाद उसका दोबारा फिर से पेट्रोल बन जाएगा? सो यू अंडरस्टैंड इट दैट इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वो जला हुआ पेट्रोल दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक और उदाहरण डायग्राम नंबर नंबर 4 के ऊपर हम ध्यान देते हैं। ये आप देखते रहते हैं और आप इससे बिल्कुल एकदम से सहमत जल्दी हो जाएँगे कि कुकिंग गैस है हमारे पास एलपीजी और उसका एक सिलेंडर है। ये आपके सामने मैंने बना रखा है यहाँ। एक किचन में फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो गैस लीक होती है और जो सारा का सारा जो एलपीजी है, वो किचन में डिफ्यूज़ हो जाता है। आप कल्पना करें, क्या ये अपने आप दोबारा से गैस, क्योंकि ये लो प्रेशर में चली गई है, लो प्रेशर से क्या ये दोबारा फिर से इस सिलेंडर में आकर अपने हाई प्रेशर को गेन कर सकती है? नहीं। ये इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है एंड इट इज़ अगेंस्ट द, यदि ऐसा होता है देन इट इज़ वंस अगेन अगेंस्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। ओके? प्रोसेस ऑफ द एलपीजी गैस। तो जो एलपीजी गैस जब लीक होती है आप रसोई में, तो वो वापस दोबारा सिलेंडर में नहीं आ सकती और यदि वो सिलेंडर में अपने आप आती है तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम एक और उदाहरण लेते हैं। आप फिगर नंबर जो 1 में इस कंपार्टमेंट नंबर 1 में ज़रा देखें। आपके पास आप एक लिक्विड को स्टिर करते हैं, घुमाते हैं आप उसको और वो थर्मली कांटेक्ट में है एक रिजर्वॉयर के। तो उससे क्या होता है कि जो आप काम करते हैं, इसके ऊपर जो आप वर्क करते हैं, सो वो क्या करता है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, जो रिजर्वॉयर का जो लिक्विड है उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देता है। और क्या हम ये सोचें कि ये दोबारा जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो सकता है? दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स एग्जैक्टली। अदरवाइज यदि ऐसा होता है देन इट्स अ वायलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो जो इरिवर्सिबिलिटी की यदि हम बात करते हैं, हमने जैसे पढ़ा कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। तो हम इरिवर्सिबल के बारे में यदि बात करें तो इरिवर्सिबल इज ए रूल। इट इज ए रूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इरिवर्सिबिलिटी इज ए रूल rather than an exception in the nature। ये एक रूल है, एक्सेप्शन नहीं है। ओके? इरिवर्सिबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ द टू कॉजेस। इरिवर्सिबिलिटी होने की दो वजहें हैं। वन, पहली वजह ये है, आप ये देखिए कॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी वन, मैनी प्रोसेसेस टेक द सिस्टम टू द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब जो हमारे बहुत ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें जो सिस्टम है हमारा इनिशियल स्टेट से वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है। जैसे फ्री एक्सपेंशन जब होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चला जाता है, एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके एग्जांपल्स हमने आपके साथ पहले ही इसको थर्मोडायनामिक प्रोसेस को डिस्कस करते हुए डील किए हैं। सो इट टेक द सिस्टम टू द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी होती है जिसमें हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की जो वैल्यूज होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। राइट? सो टू दूसरा पार्ट क्या है, मोस्ट प्रोसेसेस में क्या होता है कि जब वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसमें फ्रिक्शन आता है।
विस्कोसिटी आती है और कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं जिससे ऊर्जा खत्म होती है। सो ये मूविंग बॉडी कमिंग टू स्टॉप, जैसे फॉर एग्जांपल एक मूविंग बॉडी है वो रुक रही है, तो वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी में आती है काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस मैकेनिकल एनर्जी जो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें जब आप ब्रेक लगाएंगे तो उसकी जो सारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी ऑफ द फ्लोर और बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? जो सो फ्रिक्शन की वजह से, राइट? सो जैसे रोटेटिंग ब्लेड है, लिक्विड में आप कोई एक मशीन चला रहे हैं और उसके जो रोटेटिंग ब्लेड है, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या करते हैं वो, दे कम टू स्टॉप ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। वो लिक्विड की विस्कोसिटी की वजह से जो ब्लेड हैं वो रुक जाते हैं और वो अपनी सारी मैकेनिकल एनर्जी को लिक्विड को ट्रांसफर कर देते हैं और उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये क्या है, बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, राइट? सो ये फैक्टर है कि जो इरिवर्सिबिलिटी का जो बेसिक कॉज है कि ऐसे एक तो आपका जो सिस्टम है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है, वो स्टेट जो वेल डिफाइंड नहीं होती। और दूसरा, जब कभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पूरा होता है तो उसमें घर्षण की वजह एक समस्या आती है। विस्कोसिटी, जो डिफरेंट लेयर लिक्विड के जो डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो उसका कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी है। और दूसरे कोई जो डिसिपेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी का हीट में ट्रांसफर हो जाना या अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो जाना, दीज आर ऑल द कॉज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेसेस। सो जो हम बात करें डिसिपेटिव इफेक्ट की, तो डिसिपेटिव इफेक्ट जब कभी भी आप कोई काम करेंगे, कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पूरा करेंगे, तो हम डिसिपेटिव इफेक्ट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। पर यदि हम कहें कि उनको हम किसी भी तरीके से जीरो कर सकें, तो ऐसा नेचर में पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि जो most of the processes are irreversible in nature because of these dissipative effects। तो आप इस ब्लॉक नंबर 3 में देख सकते हैं, dissipative effects they are present everywhere। हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आपको डिसिपेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इनको हम घटा सकते हैं बाय डिफरेंट वेज एंड मीन्स, बट वी कैन नॉट फुली एलिमिनेट दिस डिसिपेटिव इफेक्ट्स। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेसेस हैं, मैक्सिमम प्रोसेसेस ऑफ द नेचर आर मोस्टली इरिवर्सिबल इन नेचर। आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है और हम कल्पना करें कि वो रिवर्सिबल है। अब वो प्रोसेस रिवर्सिबल इसलिए होगा, जैसे आप यहाँ इस ब्लॉक नंबर 4 में आप देख सकते हैं, आपके पास आपका सिस्टम जो है इनिशियल स्टेट में है, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, एंड देन इट विल चेंज टू द फाइनल स्टेट। तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, P2 हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होकर B2 हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होकर T2 हो जाएगा। ओके, सो यदि हम चाहते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो ये इनिशियल से जब फाइनल स्टेट में जाने के बाद दोबारा फाइनल से फिर इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। बट देयर मस्ट नॉट बी एनी चेंज इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में वो दोनों ही ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे, एंड विद नो अदर चेंज एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। और यूनिवर्स में बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। सो नाउ यू कैन इमेजिन whether this is possible or not। okay, the concept of the reversible process है वो एक idealized notion है, और this is a rarely possible phenomena, बट फिर भी ये प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ इट इज क्वाजी स्टैटिक है। मतलब एक प्रोसेस रिवर्सिबल तब हो सकता है यदि वो नियरली स्टैटिक है, सिस्टम और सराउंडिंग नियरली हर स्टेज के ऊपर जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे और उसमें कोई डिसिपेटिव इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डिसिपेटिव इफेक्ट, मतलब फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, और जो डिसिपेटिव इफेक्ट्स हैं वो उसके बीच में नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम बात करें तो क्वाजी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस का हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक आइडियल गैस एक सिलेंडर में है और वो आइसोथर्मल प्रोसेस में मीन्स टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा और वो धीरे धीरे करके जो है वो एक्सपैंड हो रही है। ओके, और उसमें जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या ऐसा संभव भी है कि नहीं, बट वी हैव टू कंसिडर इट लाइक दैट टू डिस्कस द रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, यदि हम बार बार देख रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जो सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं या हम वो सारे ही इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, फिर भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात क्यों कर रहे हैं?
हम जब कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोसेस नेचर के ऐसे होते हैं वो इरिवर्सिबल ही होते हैं, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर क्यों? Why is the reversibility such a basic concept in thermodynamics? थर्मोडायनेमिक्स में हम ये इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों मान रहे हैं रिवर्सिबिलिटी को? तो इसका आपको उत्तर भी मिलने वाला है। जैसे हमने देखा कि वन ऑफ द कंसर्न ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द एफिशिएंसी। तो जो इंजन है या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी क्या है? हीट पंप है, रेफ्रिजरेटर है, उनकी एफिशिएंसी की बात की है हमने, जिसमें हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। ओके, सो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये जो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, एक परफेक्ट हीट इंजन की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि यदि आप एक हीट इंजन बनाते हैं तो जो उसकी एफिशिएंसी है, द एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन कैन नेवर बी 100%, मीन्स Q2 जो है इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो मतलब नीटा इज नॉट इक्वल टू वन। वो जो नीटा है, वो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन है, वो कभी 100% नहीं हो सकती। राइट, सो हमें क्या करना है, यदि हमें अपने हीट इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू तक लेके जाना है, तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिसिपेटिव इफेक्ट्स को मैक्सिमम एक्सटेंट तक मिनिमाइज करना होगा। से टर्न आउट दैट हीट इंजन बेस्ड ऑन द आइडियलाइज रिवर्सिबल प्रोसेस अचीव द हाईएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल। तो ऐसा जो हीट इंजन जो है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, उसी की एफिशिएंसी जो है वो हाईएस्ट पॉसिबल हो सकती है। एंड ऑल अदर इंजन इन्वॉल्विंग द इरिवर्सिबिलिटी in any way have the lower have the efficiency lower than that the limiting efficiency। मैं यूं कहूं कि all the other engines involving the irreversibility in any way, right, have lower than this limiting efficiency। इस limiting efficiency से उसकी efficiency जो हमेशा कम होगी। So this is the importance of the concept of the reversibility of the process। Okay, thank you।